सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बिना कोई देश अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या अपने आप को एक विकसित देश की गिनती में नहीं कर सकता। ऐसी बड़ी इंडस्ट्री है ये। आज 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 उड़ीसा में, एक पंजाब में और एक आंध्रा में। आप जानते हैं कि 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिस के तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अपनी बहुत अच्छी आगे बढ़ी है, उससे भी सेमीकंडक्टर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम, डिज़ाइन, वेफर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज़ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है। इन 6 प्रोजेक्ट्स जो अब तक के अप्रूव्ड थे, उसमें 24 बिलियन चिप्स पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है। आज जो 2 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। इन 4 में से टोटल 4 अप्रूव हुए, उनमें से 2 बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के हैं। सबसे पहले उड़ीसा में सिलिकॉन कार्बाइड का प्लांट। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं वो जानते हैं इस विषय को। सिलिकॉन से सिलिकॉन कार्बाइड की तरफ पूरी दुनिया भर में एक नया मूवमेंट चल रहा है। सिलिकॉन कार्बाइड बहुत ही रोबस्ट मटेरियल है, बहुत हाई वोल्टेज पे, हाई टेम्परेचर पे, हर तरह की परिस्थितियों में वो सस्टेन करता है। तो हमारी मिसाइल्स हो, स्पेस के इक्विपमेंट हो, सैटेलाइट हो, रॉकेट्स हो, इंजन हो रेलवे का, टेलीकॉम के टावर पे लगने वाले इक्विपमेंट हो, उन सब में सिलिकॉन कार्बाइड का मटेरियल लगने लगा है अभी दुनिया में। सिलिकॉन कार्बाइड एक स्ट्रैटेजिक ज़रूरत है देश की। ये प्लांट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चर करेगा, सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करेगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में लग रहा है। बहुत ही एडवांस्ड प्लांट है, बहुत ही इसमें रिसर्च का काम रहेगा। आईआईटी भुवनेश्वर में 45 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से रिसर्च की यूनिट भी बनी है, जिनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली है अभी। सिलिकॉन कार्बाइड को ग्रो करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड के पाउडर को लेते हैं, उस पाउडर को 2400 डिग्री पे वेपराइज करते हैं, फिर उस वेपर को एक क्रिस्टल के ऊपर इकट्ठा करते जाते हैं, डिपॉजिट करते जाते हैं, और उससे फिर उसका वेफर बनता है। तो बहुत ही प्रिसीजन वाला काम है। इस काम को इस प्लांट में किया जाएगा। करीब 2000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है, 2066 करोड़ का, और 96 मिलियन चिप्स की इसकी कैपेसिटी है साल की। दूसरा प्लांट लग रहा है 3D ग्लास। 3D ग्लास आज की तारीख में दुनिया की सबसे एडवांस्ड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है। इस यूनिट में इंटेल का इन्वेस्टमेंट भी है। आपके करीब करीब दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उन सब का इसमें यूनिट में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। मैं नाम आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। लॉकहीड मार्टिन है, कई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं और वीसी फंड्स भी हैं। ये वर्ल्ड की आज की तारीख में मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का काम है, और इसका उपयोग भी डिफेंस में, एरोस्पेस में, रडार्स में, वायरलेस टेक्नोलॉजीज में, सब में इसका उपयोग आएगा। 3D ग्लास को समझना है तो ऐसा समझिए जैसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नीचे पार्किंग है, फिर फ्लैट से 1 2 3 4, फिर उसकी लिफ्ट होती है, उसकी प्लम्बिंग होती है ऊपर से नीचे तक, उसकी वायरिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है। यानी जैसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को आप समझो एक छोटे से चिप के अंदर स्टैब्लिश करना हो, इतने से
इतने से चिप के अंदर उसको स्टैब्लिश करना हो, बनाना हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को, वो काम इस प्लांट में किया जाएगा। वो काम इस प्लांट में किया जाएगा, वो टेक्नोलॉजी इस प्लांट में उपयोग में आएगी। इतने से छोटे से चिप के अंदर, ये तो कनेक्टर है, ये चिप नहीं है, मैंने साइज के हिसाब से दिखाया आपको। छोटे से चिप के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने, वैसा इसमें 3 डायमेंशनल, इसीलिए इसका नाम 3 डायमेंशनल है। बाकी जो पैकेजिंग होती है वो 2 डायमेंशनल पैकेजिंग होती है। इसका उपयोग एरोस्पेस में, डिफेंस में, रडार्स में, वायरलेस में और हाई पावर कंप्यूटिंग की जो रैक्स होती है उसमें लगेगा। तीसरा CDIL एक मोहाली में प्लांट है, अच्छा प्लांट है, कोरिया के साथ इसका टाई अप है कंप्लीट, और कोरिया के साथ मिलके, कोरिया की एक कंपनी उसके साथ मिलके ये लोग इसमें बनाएंगे सेमीकंडक्टर के जो डिवाइसेस हैं, सेगमेंट माने स्पेसिफिक डिवाइसेस जैसे मॉसफेट है, इन सबको बनाएंगे यहाँ पर। उसका उपयोग भी कई सेक्टर्स में होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिकल में, सब में इसका उपयोग होगा। चौथा प्लांट आंध्रा में आ रहा है, ASIP, ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्लांट है। इसमें भी काफ़ी सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब में इन चिप्स का उपयोग होगा। अच्छी कैपेसिटी है, 96 मिलियन चिप्स पर ईयर की इसकी कैपेसिटी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज़ UNI हम जियो TV, बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी, उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते हैं। कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी, उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता, आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर,
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेट्रेड की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या? तो 1991 लॉ का आप फिर से एक बार हम देख रहे हैं कि टूटना हो रहा है। 1991 लॉ का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हाँ, एक बार फिर से वायलेशन हो रहा है। नहीं, वो वायलेशन तो है, मगर पुलिस की मौजूदगी में इनको कैसे इजाजत दी जा रही है? पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? पुलिस के सामने खबरों को हमला तोड़ा जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, दरगाह के अंदर घुसकर उसकी तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। और आस्था क्या है फिर? आपकी आस्था किस में है? आपकी आस्था ना रूल ऑफ लॉ में है, ना आपकी आस्था प्रदेश को पीसफुल रखने, बल्कि पर आप तो सिर्फ एक ही वन पॉइंट है, चाहे आसाम हो, यूपी हो, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, बुलडोजर को इस्तेमाल किया जाए, बेघर किया जाए, या किसी मस्जिद दरगाह पर आप हमले कर दीजिए, या फिर बाद में कह दीजिए कि नहीं नहीं यहाँ पर वो आक्रामककारी आए थे और ऐसा हो गया, ये हो गया। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है जुल्म की। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना। अगर SIR की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है तो SIR के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हकमारी तो करते ही हैं, लेकिन अब मतमारी भी कर रहे हैं। जो मतदान का अधिकार है उसको भी छीनना चाहते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना। और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर SIR की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है तो SIR के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था 2022 के जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे, उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। अगर एक भी जिलाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो किसी भी नागरिक का वोट नहीं काटा जाएगा। ये हकमारी तो करते ही थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हकमारी तो करते ही हैं, लेकिन अब मतमारी भी कर रहे हैं। जो मतदान का अधिकार है उसको भी छीनना चाहते हैं लोग।
ये फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए। और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। सर, ये संसद से कब लड़ाई लड़ेंगे? अब ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी क्योंकि लंबी लड़ाई है, लगातार चलते रहना पड़ेगा। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे दिनांक 31 जुलाई 2025 को श्री रविशंकर प्रसाद और सदन में प्रतिपक्ष के नेता सहित सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के कुल 146 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। ये सदन संकल्प करता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके निम्नलिखित कदाचार के लिए पद से हटाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सक्रिय और कब्जे में नई दिल्ली स्थित 30 तुगलक क्रिसेंट परिसर में
आग लगने के कारण स्पष्टीकृत नकदी की बरामदी के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक किया गया विवरण। हमें 15 मार्च 2025 की सुबह 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली से जली हुई नकदी, धन, मलबे को हटाने के संबंध में साक्ष्य की भी जानकारी है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के सामान्य प्रावधान और विशेष रूप से उसकी धारा 3 के प्रावधानों का अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में परिचित कराया गया है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है। हमें उनके बारे में भी परिचित कराया गया है। हमने सी रविचंद्र अय्यर बनाम न्यायमूर्ति A.M. भट्टाचार्य एवं अन्य 1995 5 SCC 457 केस में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों के साथ साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए फैसलों से भी खुद को परिचित कर लिया है। 2015 4 SCC 91 और ये कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स सुप्रभा के मामले में उक्त निर्णय को सामान्यता और विशेष रूप से पैरा 33 को पढ़ने पर ये स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर एवं चौंकाने वाले घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में निर्णय के पैरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। ये स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से ये भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित
अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। वेदाक चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक यह प्रस्ताव लंबित रहेगा। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की कई विषयों पर स्थगन सूचना प्राप्त हुई है। मैंने किसी स्थगन सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें।
साल में एक माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे दिनांक 31 जुलाई 2025 को श्री रविशंकर प्रसाद और सदन में प्रतिपक्ष के नेता सहित सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के कुल 146 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। ये सदन संकल्प करता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके निम्नलिखित कदाचार के लिए पद से हटाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सक्रिय और कब्जे में नई दिल्ली स्थित 30 तुगलक क्रिसेंट परिसर में आग लगने के कारण अस्पष्टीकृत नकदी की बरामदगी के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक किया गया विवरण हमें 15 मार्च 2025 की सुबह 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली से जली हुई नकदी धन मलबे को हटाने के संबंध में साक्ष्य की भी जानकारी है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के सामान्य प्रावधान और विशेष रूप से उसकी धारा 3 के प्रावधानों का अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में परिचित कराया गया है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है। हमें उनके बारे में भी परिचित कराया गया है। हमने सी रविचंद्र अय्यर बनाम न्यायमूर्ति A.M. भट्टाचार्य एवं अन्य 1995 5 SCC 457 केस में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों के साथ साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए फैसलों से भी खुद को परिचित कर लिया है। 2015 4 SCC 91 और ये कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स सुप्रभा के मामले में उक्त निर्णय को सामान्यता और विशेष रूप से पैरा 33 को पढ़ने पर ये स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर एवं चौंकाने वाले
घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में निर्णय के पेरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। ये स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में फैसले के पेरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पेरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से ये भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। वेदाक चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री बी.वी. आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता
कर्नाटक उच्च न्यायालय समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की कई विषयों पर स्थगन सूचना प्राप्त हुई है। मैंने किसी स्थगन सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक मजा आ रहा है। वैसे तो मम्मी बारिश में भीगने नहीं देती, फिर अब आज मेरा नाम लेके भीग सकते हो कि जब मुख्यमंत्री जी हमारे साथ भीग रही थी तो हमने सोचा हम भी भीग लेते हैं। मैं आपके बहाने से और आप मेरे बहाने से, मैं ये मानती हूं कि जब हमारी बेटियों को पंख मिलेंगे तभी देश के आकाश में तिरंगा लहराएगा। ये आसमान में ऐसे हाथ करो सब और ऐसे देखो ऊपर। ये आसमान आप सबका है और इसमें खूब ऊंचे तक जाना है। जो बनना चाहती हो वो बनना है। देश में नाम रोशन करना है। करोगी? भारत की बेटी करोगी? दिल्ली की बेटी, भारत की बेटी। हम ये चाहते हैं ये स्वतंत्रता दिवस हमारी इन सभी बेटियों के लिए नया भविष्य लेकर के आए। और एक समय था जब बात होती थी बेटी बचाओ की, उसके बाद अगला पड़ाव आया बेटी पढ़ाओ। और हम जिस समय में खड़े हैं हमारा लक्ष्य है बेटी बढ़ाओ। बेटियों को बढ़ाना होगा, बेटियों का भविष्य उज्जवल करना होगा। वो जो चाहे बन सकती हैं, वो डीएम बन सकती हैं, वो सीएम बन सकती है। आप सबके लिए भारत में नए आयाम खुल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की बेटी जो चाहे वो बन सकती है। तेज बारिश हो गई है। मैं अपनी सभी बेटियों को खूब खूब आशीर्वाद देती हूँ और चाहूंगी कि ये दिल्ली सरकार अपनी बेटियों के लिए हर वो संभव काम जो आपको आगे लेकर के जाने के लिए है वो जरूर करेगी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc.
न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। अभी पिक्चर बाकी है। आज भी सर केरल में एक सीट जीती है बीजेपी त्रिशूल, उस सीट के नहीं बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है, और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से, 124 सुना है 124 साल की सामने आया, फर्स्ट टाइम 24 साल उसकी उम्र है, और फर्स्ट टाइम मिंटा देवी सुना है मैंने। वोटर ID कार्ड ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक मुझे दिनांक 31 जुलाई 2025 को श्री रविशंकर प्रसाद और सदन में प्रतिपक्ष के नेता सहित सत्ता पक्ष
और प्रतिपक्ष के कुल 146 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। ये सदन संकल्प करता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके निम्नलिखित कदाचार के लिए पद से हटाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सक्रिय और कब्जे में नई दिल्ली स्थित 30 तुगलक क्रिसेंट परिसर में आग लगने के कारण अस्पष्टीकृत नकदी की बरामदी के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक किया गया विवरण हमें 15 मार्च 2025 की सुबह 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली से जली हुई नकदी धन मलबे को हटाने के संबंध में साक्ष्य की भी जानकारी है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के सामान्य प्रावधान और विशेष रूप से उसकी धारा 3 के प्रावधानों का अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में परिचित कराया गया है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है। हमें उनके बारे में भी परिचित कराया गया है। हमने सी रविचंद्र अय्यर बनाम न्यायमूर्ति A.M. भट्टाचार्य एवं अन्य 1995 5 SCC 457 केस में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों के साथ साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश X बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए फैसलों से भी खुद को परिचित कर लिया है। 2015 4 SCC 91 और ये कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश X सुप्रभा के मामले में उक्त निर्णय को सामान्यता और विशेष रूप से पैरा 33 को पढ़ने पर ये स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर एवं चौंकाने वाले घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश S सुप्रा के मामले में निर्णय के पैरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 सदस्यीय
समिति का गठन किया गया। हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। ये स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से ये भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। बेदाग चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है, और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं, वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं, और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube
और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003। उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।